हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ इन सेट की पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस का ये लेक्चर नंबर 2 है। आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैंने बिजनेस फाइनेंस की जो यूनिट है पेपर टू कॉमर्स की वो शुरू की हुई है। एंड मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो बिजनेस फाइनेंस की यूनिट है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी यूजफुल रहेगी, और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर टू मैनेजमेंट है उनके लिए भी ये यूनिट उतनी यूजफुल रहेगी, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस मोर और लेस आपको भी ये पूरा पूरा वैसे का वैसे ही है। राइट, तो दोनों ही स्टूडेंट्स कॉमर्स के भी मैनेजमेंट के भी इस पूरी सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। कमिंग टू आज का हमारा सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस क्या है, बिजनेस फाइनेंस क्या है, और कितने टाइप के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रहते हैं। राइट, तब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, ऐसे करके 3 टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रहते हैं। राइट, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जितने भी हैं वो सारे के सारे डिटेल में देखेंगे, सो दैट आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि ये होते क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने अपना महाराष्ट्र सेट भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज आप सबके लिए मैंने लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं, या इवन लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती हैं, तो वो मैं टेलीग्राम पे जरूर से शेयर करती हूँ। तो आप जाइए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो बेसिकली है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में मीनिंग समझाया था ना, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, मीडियम टर्म का, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ये सब मैंने डिटेल में वहां पे मीनिंग समझा लिया था। राइट, आज हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में मेरा पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है, सबसे पहला लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको आप ओनर्स कैपिटल भी बोलते हो या ओनर्स फंड भी बोलते हो। अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? ये वो शेयर ऑफ कैपिटल है जो आप रेस करते हो इन एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। आपके कंपनी में आप क्या करते हो, किसी और को ओनरशिप देते हो और उसके बदले में आप उनसे क्या लेते हो, कुछ पैसे लेते हो। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। और जो शेयर्स, जिस शेयर्स को आप सामने वाले पर्सन को ऑफर करते हो, ऐसे टाइप के शेयर्स को हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के केस में क्या होता है, सपोज जैसे आप लोगों ने बहुत ही पॉपुलर शो था, लास्ट ईयर आया था सोनी टीवी पे, शार्क टैंक। राइट, आप सब लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा। तो उसमें क्या होता था, जो भी स्टार्टअप के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते थे वो क्या करते थे, वो शार्क्स के पास आते थे और वो क्या करते थे, अपने कंपनी का कुछ ओनरशिप का शेयर उनको देते थे, कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप देते थे, यानी कुछ इक्विटी शेयर्स, कुछ परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स उनको ऑफर करते थे, और उसके बदले में वो क्या करते थे, उनको अपने कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप दे देते थे। राइट, तो ये होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, अब इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, वो पर्सन जो आपके कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करके बैठा है, ऐसे टाइप के लोगों को हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये क्या रहते हैं, ये ओनर्स हो जाते हैं आपके कंपनी के, और इनका काफी कंट्रोल होता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर। आपकी कंपनी कैसे चलेगी, क्या चलेगी, आप कैसे मैनेज करोगे अपने कंपनी को, क्या आप डिसीजंस लोगे, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। राइट, साथ ही साथ ये इंजॉय करते हैं रिवॉर्ड्स को और बियर करते हैं रिस्क ऑफ ओनरशिप को। इनको रिवॉर्ड क्या मिलता है, इनको रिवॉर्ड मिलता है डिविडेंड। इनको क्या रिवॉर्ड मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स लगाते हैं आपके कंपनी में, उसके बदले में आप उनको क्या देते हो, उसके बदले में आप उनको डिविडेंड देते हो। और ये डिविडेंड कैसे रहता है, ये डिविडेंड हमेशा
फ्लक्चुएटिंग रहता है। फ्लक्चुएटिंग यानी कि अगर किसी साल में कम प्रॉफिट हुआ तो आप कम दोगे, नहीं हुआ तो नहीं दोगे, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड दे दोगे। यानी यहाँ पे क्या रहते हैं, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन दूसरे तरफ आपको क्या करनी पड़ेगी, रिस्क भी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के ओनर हो। अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं होगा तो आप डिविडेंड आप दे पाओगे क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को? नहीं। आप खुद को डिविडेंड दे पाओगे क्या? नहीं। राइट? तो वो कहीं ना कहीं रिस्क हो जाती है। लेकिन however their liability is limited to the amount of the capital contributions। लेकिन उनकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? लाइबिलिटी यानी जितना पैसा वो ओ करते हैं कंपनी को, वो पैसा क्या है, लिमिटेड है। किस तक लिमिटेड है? टू द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना उनको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना था, जितने पैसों के बदले में उन्होंने जितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स लिए हैं, उसके जितने भी पैसे बनते हैं उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। उससे ज्यादा उनकी आपके कंपनी में कोई भी लायबिलिटी नहीं है। यानी से फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज किए 2 लाख रुपीस की, ठीक है। अब मेरी लायबिलिटी कितनी है? मेरे को उस कंपनी को कितने पैसे देने हैं? 2 लाख रुपए। उसके अलावा मेरा कंपनी को कुछ भी देना नहीं हो सकता है। राइट? यानी मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। ठीक है। और मेरे रिवॉर्ड्स क्या है? मेरे रिवॉर्ड्स क्या है? फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, और ये डिविडेंड कैसा रहता है? फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है वगैरह, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है? क्योंकि आप एक बार इक्विटी शेयर कैपिटल एक बार किसी कंपनी का परचेज कर लेते हो तो लाइफ टाइम में वो कंपनी आपको आपके पैसे वापस नहीं करने वाली है। सपोज मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए, ठीक है, इक्विटी शेयर्स परचेस कर लिए। अब मेरे को क्या चाहिए? अब एज ए शेयर होल्डर मुझे उस कंपनी से अपने पैसे को विड्रॉ करना है। तो अगर मैं कंपनी के पास जाऊंगी, अपने शेयर्स ले लो, मेरे को मेरे पैसे दे दो, कंपनी लेगी क्या? नहीं। कंपनी क्या बोलेगी? इंस्टीड आप क्या करो, वही शेयर्स को किसी और को सेल कर दो, किसी और पर्सन को शेयर सेल कर दो, लेकिन हम आपको पैसे वापस देने वाले नहीं है। इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल कैसा रहता है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार आपको पैसा मिल गया, फिर लाइफ टाइम में आपको पैसा लौटाना नहीं पड़ता है। ठीक है। आई होप सबको इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपने नाम से क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या मिलती है? एज अ शेयर होल्डर आपको प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस किस में मिलती है? पहली चीज प्रेफरेंस मिलती है आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। अगर आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं और आप उस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाते हैं तो पहली प्रेफरेंस आपको क्या मिलती है? पहली प्रेफरेंस मिलती है आपको रेट ऑफ डिविडेंड, जो कैसा रहेगा? हमेशा फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड रहेगा यानी प्री डिटरमाइंड रहेगा। सपोज मैं 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज अ कंपनी इशू कर रही हूँ और आप में से कोई परचेज करता है उनको, तो पहले ही जब मैं इशू करूंगी शेयर्स को तभी ही मैं क्या करूंगी? रेट ऑफ डिविडेंड को फिक्स्ड कर दूंगी। सपोज मैंने बोला कि 8% रेट ऑफ डिविडेंड में आप सबको क्या देने वाली हूँ? एवरी ईयर देने वाली हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा? हर साल 10 साल तक मैं आपको क्या करती रहूंगी? 8% से डिविडेंड देती रहूंगी, वेदर मेरी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं, कंपनी लॉसेस में जा रही है, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कम प्रॉफिट अर्न कर रही है, कुछ भी हो जाए, किसी भी केस में मेरे को क्या मिलेगा? एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा जो प्री डिटरमाइंड होता है। और सेकेंड प्रेफरेंस क्या रहती है? सेकेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है प्रेफरेंशियल राइट टू अवेल प्रॉफिट्स एंड क्लेम्स असेट्स ड्यूरिंग लिक्विडेशन। जब भी आप कंपनी लिक्विडेट करते हो, जब भी आप कंपनी को खाली कर रहे हो, या जब भी आप कंपनी को सेल डाउन कर रहे हो, क्लोज डाउन कर रहे हो, इन केस में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि सबसे पहले पहले आप क्या करोगे? आप इनका पैसा पे बैक करोगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स से भी पहले पहले आप इनका पैसा पे बैक करोगे, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का पैसा पे बैक करोगे। तो यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होता है जिसकी दो प्रेफरेंस है। दो प्रेफरेंस यानी आपको एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर दो प्रेफरेंस मिलती है। पहली प्रेफरेंस क्या है? आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता रहेगा हर साल, वेदर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, कम करे, नहीं करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको उनको डिविडेंड तो फिक्स्ड रेट पे देना ही है। सेकंड प्रेफरेंस आपको क्या मिलती है कि आप क्या कर सकते हो? जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी सबसे पहले पहले आपके पैसे रीपे किए जाएंगे। ठीक है। और इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियल ओनर्स नहीं है कंपनी के। राइट? ये लोग रियल ओनर्स नहीं है। इनको वोटिंग राइट्स, नॉर्मल जो वोटिंग राइट्स रहते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते। इनको वोटिंग राइट्स सिर्फ कौन से मिलते हैं? जो इनके
इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से रिलेटेड कोई डिसीजन होगा तो शायद इनको वोटिंग राइट मिल भी जाए, लेकिन बाकी कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। ठीक है, आई होप सबको इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है वो अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म कैपिटल क्यों है, क्योंकि आप 5-10 साल 15 साल कितने भी नंबर ऑफ इयर्स के लिए इस कैपिटल को रेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर, जो है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स नाम से क्लियर है, ये वो अमाउंट है जो आपके नेट इनकम में से लेफ्ट ओवर हो जाता है फॉर द बिजनेस आफ्टर इट हैज पेड आउट डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। रिटेन अर्निंग्स वो पैसा होता है जो आपके पास ऐसा कंपनी बच गया है, क्या होता है आपने प्रॉफिट अर्न किया, सारे खर्चे काटे, टैक्सेस काट लिए, सब कुछ काट के अब आपके पास क्या बच गई, एक नेट इनकम बच गई। नेट इनकम में से भी आपने क्या किया, आपने जो नेट इनकम थी, नेट प्रॉफिट था, उसमें से भी आपने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, सबको क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया। अब डिविडेंड देने के बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसा बच जाता है तो ऐसे टाइप के पैसे को ही हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। इनको रिटेन अर्निंग्स नाम क्यों किया गया है, क्योंकि ये ऐसी टाइप की अर्निंग्स होती है जो आप एज अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो अपने शेयर होल्डर्स में, बल्कि आप उसको क्या करके रखते हो, रिटेन करके रखते हो। यानी इंस्टेड आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा ज्यादा डिविडेंड दो, आप क्या करो, उनको ज्यादा डिविडेंड तो नहीं दे रहे हो, उल्टा आप उनको कम डिविडेंड दे रहे हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास क्या करके रख रहे हो, एज अ कंपनी रिटेन करके रख रहे हो, संभाल के रख रहे हो। ये कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं, जो भी ग्रोथ फोकस्ड कंपनीज रहती हैं वो क्या करती हैं, वो डिविडेंड्स ही पे नहीं करती या तो बहुत ही कम डिविडेंड पे करती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करना चाहती है, ये रिटेन अर्निंग्स को बचा के रखना चाहती है, पैसे को बचा के रखना चाहती है, ताकि फ्यूचर में जाके एक्सपांशन एक्टिविटीज के लिए वो क्या कर सके, रिटेन्ड अर्निंग्स को ही वापस यूज कर सके। यानी सपोज कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो क्या करेगी, या तो डिविडेंड देगी नहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, या थोड़ा बहुत एकदम कम डिविडेंड दे देगी। जबकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है फिर भी वो डिविडेंड क्या कर रही है, बहुत ही कम दे रही है। क्यों, क्योंकि ये कंपनी फोकस्ड रहती है अपने ग्रोथ के ऊपर, इसलिए कंपनीज क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रिटेन करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स, और टाइम आने पे इनको क्या करती है, प्लफ बैक करती है। क्या करती है, प्लफ बैक करती है। प्लफ बैक यानी रीयूज करती है, टाइम आने पे ये पैसा निकालती है और अपने एक्सपांशन के कामों में उन पैसे को यूटिलाइज कर देती है। तो ये एक टाइप का क्या हुआ, ये एक टाइप का इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ ना। ये एक टाइप का कैसा फाइनेंस हुआ, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ। क्यों इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ, क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे एज अ कंपनी, लेकिन आपने वो पैसे कहीं बाहर से नहीं लिए, इंस्टेड आपने अंदर अपने कंपनी के अंदर जो पैसे बचा के रखे थे, आपने उसी पैसे को क्या किया, रीयूज कर लिया, प्लफ बैक कर लिया और बिजनेस में क्या कर लिया, आके यूज कर लिया। राइट, तो ये एक टाइप का क्या हुआ, ये एक टाइप का इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस रहा। और ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस है रिटेन अर्निंग्स क्या है, आप सालों साल जमा करते हो, फिर ही जाके टाइम आने पे जब आपको रियल में एक्सपांशन ग्रोथ कुछ करनी होती है तब आप उसको यूटिलाइज करते हो। ठीक है, आई होप रिटेन अर्निंग्स क्या है ये सबको अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं, जो है डिबेंचर्स। अब डिबेंचर जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड जो है डेब्री। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है डेब्री, इससे डिराइव हुआ है डिबेंचर विच मीन्स टू बोरो और लोन। डिबेंचर वर्ड का मतलब ही क्या है, लोन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोन के फॉर्म में जब पैसा रेस करते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिबेंचर्स कहते हैं। डिबेंचर का मतलब ही सिंपल, डिबेंचर का दूसरा मतलब ही क्या हुआ, लोन, है ना। डिबेंचर मतलब ही क्या बन गया, लोन, बोरोड फंड्स। डिबेंचर क्या होते हैं, आपके बोरोड फंड्स ऑफ द कंपनी होते हैं, है ना। ठीक है, डिबेंचर्स क्या है, ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स है ऑफ डेट that company issues under their common seal. They are similar to a loan certificate. आप क्या बनाते हो, एक डिबेंचर सर्टिफिकेट बनाते हो और वो आप क्या करते हो, रिटर्न में इशू करते हो। जो भी डिबेंचर होल्डर्स रहेंगे, ऐसे लोग जो आपके डिबेंचर्स को परचेस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं। और वो क्या करेंगे, वो आपके डिबेंचर्स को परचेस कर लेंगे, आपको परचेस करके, आपके डिबेंचर्स को परचेस करके वो क्या कर देंगे, वो आपको लोन के फॉर्म में पैसा दे देंगे। डिबेंचर्स आर इशूड टू द पब्लिक एज अ contract of repayment of money borrowed from them.
आप क्या करते हो, आप पब्लिक को डिबेंचर्स इश्यू करते हो और आप उनको प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको क्या कर दूंगा कुछ टाइम के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जितने भी टाइम का आपने डिबेंचर को रेस किया है, जितने भी टाइप का आपने लोन रेस किया है, उतने टाइम के बाद आप क्या करोगे, एज अ कंपनी आप उनको उनका पैसा वापस कर दोगे। दीज डिबेंचर्स आर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डिबेंचर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड पीरियड के लिए रहते हैं और साथ ही साथ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के लिए होते हैं। यानी जब भी आप डिबेंचर्स इशू करोगे तो आपको ध्यान देना है कि जो पीरियड होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे मैंने सपोज बोल दिया कि 8 साल के लिए मैं डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ, तो जब आप इशू करोगे एज अ कंपनी डिबेंचर्स, तो आप मेक श्योर करोगे कि आप क्या करो, पहले से ही टेन्योर बता दो डिबेंचर्स का कि कितने साल तक के लिए आप लोन ले रहे हो पब्लिक से। और सेकेंड चीज जो आपको बतानी है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको बताना है। आप पब्लिक को, जिन लोगों से आप लोन ले रहे हो, जो डिबेंचर होल्डर्स आपके जो कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करेंगे, उनको आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, वो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आप उनको पहले से ही बता दोगे। ठीक है। एंड अगेन डिबेंचर्स क्या है, सबसे कॉमन वे है फॉर लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी। अगर मुझे उधार पे पैसा लेना है एज अ कंपनी, तो बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसे रेज कर लूं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, बोरो करके मेरा जो फाइनेंसिंग का नीड है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का जो मेरा नीड है एज अ कंपनी, वो मैं इजीली फुलफिल कर सकती हूँ। ठीक है। आई होप सबको क्लियर है डिबेंचर्स क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल होता है वो है आपकी बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या रहती है, बॉन्ड्स भी अगेन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज रहती है, जिसमें आप क्या करते हो, एक इन्वेस्टर लेंड करता है मनी टू अ कंपनी। आप क्या करते हो, बॉन्ड भी एक टाइप का क्या हुआ, बॉन्ड भी एक टाइप का बोरोड कैपिटल ही तो हुआ है ना। आप पैसा सामने वाले को क्या दे रहे हो, उधार पे दे रहे हो, लेंड कर रहे हो यानी उधार देना। यहाँ पे क्या होता है, जो भी कंपनी या जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करती है, आप एज अ बॉन्ड होल्डर क्या देते हो, उस कंपनी को या उस गवर्नमेंट को क्या दे रहे हो, उधार दे रहे हो फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। याद रखिएगा, बॉन्ड्स कौन इश्यू करती है, बॉन्ड्स दो लोग इश्यू करते हैं, एक कंपनी और दूसरी आपकी गवर्नमेंट। इवन गवर्नमेंट्स भी बॉन्ड इश्यू करती है, लेकिन वो गवर्नमेंट या कंपनी जब भी बॉन्ड्स इश्यू करके आपसे पैसा लोन के फॉर्म में ले रही है, तब उस टाइम पे वो क्या करेंगे, वो फिक्स्ड कर देंगे टाइम पीरियड की। ठीक है, 10 साल की बॉन्ड है, 15 साल की बॉन्ड है, 20 साल की बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ इयर्स की बॉन्ड है वो पहले से ही उनको फिक्स करके रखना है इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स। और बॉन्ड के बदले में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है इंटरेस्ट एज अ रिवॉर्ड। क्योंकि आपने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। वंस द बॉन्ड होल्डर रीच इस मैच्योरिटी, द बॉन्ड इश्यूअर रिटर्न्स द इन्वेस्टर मनी। जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है, डिबेंचर्स के केस में भी क्या था, जितने टाइम के डिबेंचर्स होंगे, डिबेंचर्स का टाइम खत्म, आपको उन डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस देना है ना, क्योंकि आपने उनसे उधार लिया था। वैसे ही जब भी बॉन्ड होल्डर्स ने आपको पैसा दिया था और उनकी मेच्योरिटी पीरियड आ गई है, मेच्योरिटी यानी जितने सालों के लिए, सपोज आपने 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किया था, अब 10 साल हो गए, तो आपको एज अ कंपनी क्या करना पड़ेगा, आपको सारा का सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को। इसलिए बॉन्ड होल्डर्स को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है ना। 10 साल 15 साल के लिए, लंबे समय के लिए आपको क्या मिल गया, उधार मिल गया इजीली, राइट। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है। आई होप बॉन्ड्स क्या है वो अच्छे से क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है आपका टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स। ठीक है। टर्म लोन्स मतलब क्या होते हैं, अगेन टर्म लोन क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो आपको कौन प्रोवाइड करती है, बैंक्स प्रोवाइड करती है। और ये बैंक्स आपको क्यों प्रोवाइड करती है, टर्म का मतलब ये होता है पीरियड, है ना। टर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, टर्म वर्ड का मतलब ये होता है पीरियड। कुछ पीरियड के लिए कंपनीज को क्या करती हैं, ये बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड करती है। मे बी आपको क्या करनी है, मे बी आपको एक्सपांशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, अपने प्रोजेक्ट्स को मॉडर्नाइज करना है। उस केस में अगर आपको लंबे समय के लिए लोन चाहिए, तो आजकल की डेट में जो आपकी कमर्शियल बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, पब्लिक बैंक्स है, ये सब क्या कर रही हैं, आपको टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करने के लिए आजकल इंटरेस्टेड हो गई है, राइट। इसमें आप क्या देते हो, इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन टर्म लोन इज
ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द बोरोअर। जो कंपनी है जो बोरो कर रही है पैसा टर्म लोन के फॉर्म में किसी भी बैंक से, उसको बहुत जरूरी है कि एक तो वो इंटरेस्ट पे करे टाइम टू टाइम, दूसरा वो प्रिंसिपल को भी रीपे कर दे, है ना। सपोज आपने क्या किया एज अ कंपनी, आपने क्या किया 10 साल का टर्म लोन ले लिया किसी बैंक से, तो हर साल आपको उनको क्या करना है, हर साल इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है। सेकेंड चीज, 10 साल जैसे ही खत्म हो जाएंगे, यानी टर्म लोन का जो टर्म है, पीरियड है, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो आपको उनको क्या करना है, प्रिंसिपल को रीपे भी कर देना है। जितना पैसा आपने उनसे बोरो किया था उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल को आपको क्या करना है, 10 साल होने के बाद या जितने भी साल के लिए आपने लोन दिया था वो पीरियड खत्म होने के बाद आपको उनको क्या करना है, वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रीपे भी कर देना है। ठीक है। Whether a firm is earning profit or not, term loans are generally repayable over a period of 5 to 10 years in इंस्टॉलमेंट। आप प्रॉफिट अर्न करते हो नहीं हो, आप क्या कर रहे हो एज अ कंपनी, बैंक को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, 5-10 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट्स में अपना लोन रीपे करते रहना है। ठीक है। टर्म लोन्स कैसे रहते हैं, सिक्योर्ड लोन्स रहते हैं। सिक्योर्ड यानी कि एज अ कंपनी आप उसके अगेंस्ट कोई ना कोई असेट क्या करके रखते हो, कोलेट्रल के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी क्या कर देती है, कोई असेट गिरवी रख देती है, कोई असेट सिक्योरिटी के तौर पे बैंक्स को दे देती है। इसलिए टर्म लोन्स कैसे रहते हैं, इसलिए आपके जो टर्म लोन्स है वो सिक्योर्ड लोन्स रहते हैं। ठीक है। assets which are financed through term loans serve as primary security। जो भी assets आपने क्या दी थी टर्म लोन के बदले में, जब भी आप टर्म लोन लेने गए थे, और जो भी असेट उसके बदले में आपने क्या की थी, एज अ सिक्योरिटी रखी थी, उसको आप क्या कहते हो, उसे आप प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हो। और जो बाकी असेट्स होती हैं कंपनी में, बाकी जितनी भी असेट्स है, वो सब क्या रहती है, वो सब कोलेट्रल सिक्योरिटी रहती है। ठीक है। आई होप टर्म लोन्स क्या है वो आपको अच्छे से क्लियर है। मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि एक हिसाब से टर्म लोन क्या हो गया, सिक्योर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया ना, सिक्योर्ड सोर्स ऑफ लोन हो गया। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना पड़ा, आपको तो कंपलसरी पैसा देना ही है। इन केस अगर आप बैंक को पैसा रीपे नहीं कर पाए, तो बैंक क्या करेगी, टाइम आने पे आपकी असेट्स बेच बेच के भी अपना पैसा आपसे वापस तो ले ही लेगी, राइट। आई होप टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स क्या है और ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर, जो है हमारा डेट फाइनेंस। डेट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डेट वर्ड का मतलब होता है लोन। डेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डेट वर्ड का मीनिंग होता है लोन, है ना। व्हेन अ कंपनी बोरोज मनी टू बी पेड बैक एट अ फ्यूचर डेट विथ इंटरेस्ट इज नोन एज डेट फाइनेंसिंग। जब भी कोई कंपनी क्या करती है, पैसा बोरो करती है और बोलती है कि मैं उस पैसे को क्या कर दूंगी, रीपे कर दूंगी कोई फ्यूचर डेट पे। सपोज मैंने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए मैंने क्या किया, पैसा बोरो किया किसी से, और मैंने उसको बोला कि ठीक है मैंने 15 साल के लिए तेरे से पैसा बोरो किया है, हर साल मैं क्या दे दूंगी तेरे को, इंटरेस्ट दे दूंगी, और 15 साल के बाद में देखो पैसे भी रीपे कर दूंगी। तो उस केस में ऐसे टाइप के फाइनेंस को क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के फाइनेंस को हम बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग। ठीक है। और डेट फाइनेंस कैसा रह सकता है, सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। हो सकता है ये जो आप डेट फाइनेंसिंग ले रहे हो, आप उधार में पैसा ले रहे हो, वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, यानी आपने कोई अपनी असेट सिक्योरिटी के तौर पे सामने वाले को दी भी हो सकती है। या कभी कभार आपका डेट फाइनेंसिंग कैसे रहता है, अनसिक्योर्ड भी होता है। अनसिक्योर्ड यानी आपने कोई असेट नहीं दी है सामने वाले को, लेकिन आप उनसे लोन जरूर ले रहे हो। ठीक है। A company undergoes debt financing because they don't have to put their own capital। उनके पास अपना पैसा ही नहीं है, सीधी बात है। मैं अगर कंपनी हूँ, मेरे पास अपना पैसा नहीं है, तो मैं उधार के तौर पे, लोन के तौर पे बोरो करके पैसा लेके तो आऊंगी ना अपनी कंपनी की नीड्स को पूरा करने के लिए, राइट। तो अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, डेट के थ्रू, लोन के थ्रू पैसे को रेज करती है। ठीक है। अगेन ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है, क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हो, 10, 15, 20 साल ऐसे या 5 ईयर से ज्यादा के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इजीली पैसा डेट के थ्रू रेस कर सकते हो। ठीक है। डेट फाइनेंस कैसे हो सकता है, सपोज आपने डेट ले लिया अपने किसी फ्रेंड से, है ना, अपने किसी फ्रेंड से अपने कंपनी के लिए आपने डेट ले लिया, तो वो भी एक टाइप का डेट फाइनेंस ही तो हुआ, राइट। आई होप डेट फाइनेंस क्या है वो अच्छे से सबको क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है आपका, टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब पहले हमने टर्म लोन्स पढ़े थे पिछली स्लाइड में, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हमने टर्म लोन्स पढ़े थे बैंक से, है ना। फिर
इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब आपके हमारे इंडिया में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है जो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को, ठीक है। ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, जैसे IFCI हो गया, SFCI हो गया, LIC हो गया, IDBI हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे इंडिया में जो क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती हैं, टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है किसको, अलग अलग कंपनीज को। और ये लोन्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये जो लोन्स वो प्रोवाइड करते हैं ये डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होता है अंडर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी स्कीम रही होगी, उस स्कीम के तहत उन्होंने अगर आपको पैसे दिए, टर्म लोन दिया, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिफर करता रहेगा, ठीक है। वो खुद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने स्कीम के तहत डिसाइड करेगा कि उसको आपको क्या करना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टर्म लोन देना है। और टर्म लोन पे आप क्या दोगे, उनको इंटरेस्ट भी दोगे, साथ ही साथ आपको वो अमाउंट रीपे भी करना है अकॉर्डिंग टू द स्टिपुलेटेड रीपेमेंट शेड्यूल। जो भी पेमेंट शेड्यूल है, सपोज उन्होंने बोला है आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि 10 साल में हर साल आप मेरे को क्या करोगे, इतना इतना पैसा रीपे करते रहोगे, तो आपको क्या करना है, हर साल उतना उतना पैसा रीपे भी करना है, साथ ही साथ आप उनको क्या दोगे, आप उनको इंटरेस्ट दोगे, ताकि वो लोन क्या हो, सर्विस होता रहे, राइट। तो ये होता है आपका टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगेन ये लॉन्ग टर्म सोर्स है, क्यों, हम 5 ईयर से ज्यादा के लिए क्या ले सकते हो, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टर्म लोन ले सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू। यहाँ पे आपके जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो खत्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियम टर्म देखेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।